नमस्कार। हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फिनलिप इंडिया। और इस चैनल का उद्देश्य सभी ऐसे लोग जिनको मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो आगे की योजनाएं हैं वो समय समय पर आपको बताएंगे, लेकिन लोगों के प्रश्न लेना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनकी जो समस्याएं हैं डिफरेंट चैनल से, उनको व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से लेना और उनका सॉल्यूशन बताना। इसके साथ साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो जूनियर लेवल, मिडिल लेवल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको डे टू डे फंक्शनिंग में, मैनेजमेंट में कैसे सहायता दी जाए, कैसे उनको उनकी पर्सनालिटी को इनरिच किया जाए और उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा यूजफुल और एक अच्छे मैनेजर्स के रूप में डेवलप किया जाए, इसका प्रयास हम लोगों का रहेगा। और इस श्रृंखला में हम आज आपके सामने एक नई मैनेजमेंट की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम दिया है सफलता के 100 सूत्र, 100 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। और ये लिमिटेड है ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग हैं या जो वर्किंग नहीं भी है, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो खास है। बट ये एक तरीके से निचोड़ है जो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में और जो विश्व की बहुत सी ऐसी उत्कृष्ट संस्थाएं हैं जहाँ पर ये सब ज्ञान आपको दिया जाता है। और हमने जहाँ जहाँ कहीं ट्रेनिंग ली, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स किए हैं, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM कोलकाता और IIM लखनऊ, वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई गई डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट और एशियन बैंकर्स इंस्टीट्यूट, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ पर हमने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किए, सर्टिफिकेशन कोर्स किए। हार्वर्ड मैनेजमेंट में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए। तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा वो एक नट सेल हैं, और ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं और शायद उनको उतना फोकस नहीं करते हैं। अगर इन सब चीज़ों पे हम एक फोकस्ड अटेंशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों की वर्किंग है वो इम्प्रूव करेगी ऑफिस में। और जो हम लोगों की रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय और अधिकारी का रिलेशनशिप है, जो बॉस और सबॉर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और उससे वर्किंग इम्प्रूव होगी होगी। जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर भी फर्क पड़ेगा और ओवरऑल सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो हम इसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और हर एपिसोड में 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा समय न लगे, और फिर अगला एपिसोड भी फिर 10 पॉइंट्स का होगा। और इस तरीके से मेरा अनुमान है कि इसमें हम 10 एपिसोड की एक श्रृंखला बनाएंगे। सफलता के 100 सूत्र, 100 फॉर्मूलाज फॉर सक्सेस, 100 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। और इसमें ये इसका आज पहला एपिसोड है जो आपके सामने प्रस्तुत है, और इसमें 10 पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिन पर। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन विन प्रोवाइडेड यू फोकस ऑन योर गोल। हमें लाइफ में जो भी कुछ प्राप्त करना है या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई हमें उद्देश्य, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई पर्पज, कोई ना कोई गोल निश्चित निश्चित करना पड़ेगा। ये गोल लंबे समय का हो सकता है, ये गोल शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, दिस कुड बी फॉर एनी टाइम। सो फॉर इमीडिएट फ्यूचर के लिए भी गोल हो सकता है। और उसमें हम कैसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएंगे
तो उस गोल को प्राप्त करने में हमें सहूलियत मिलेगी। और वैसे तो अ, इसमें तमाम सारी भ्रांतियां होती हैं। लोगों को अक्सर बताया जाता है कर्मण्य धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और इसका मतलब ये बताया जाता है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। लेकिन यह अर्थ इसका सही नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि आप काम करें, और जो फल आप पाना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए जो निर्धारित या उसके लिए जो वांछित बेस्ट एफर्ट्स हैं वो आप करिए। और उन बेस्ट एफर्ट्स को करते हुए लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य अपने पास रखिए। और इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैसा फल मिलता है उस पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और उसकी आप एनालाइज करेंगे whether you have bad efforts, there were some deficiency in your efforts or some improvements are required. That is a afterthought. You can analyze the situation. इसलिए हम इसको उसी परिप्रेक्ष्य में, पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में इसको लेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही ये कन्विंस करना पड़ेगा that you can do it. And unless and until you convince yourself that you can do it, you cannot convince world that you can do it. And maybe probably you will not be able to do it, but you can do it. So be positive, always think, and get ready to win. You can win. So first of all, you decide the goal, find out what are the hurdles in your goal and you, and what that goal requires for to win. And if you have any deficiency, so what are your shortcomings? आपकी जो कमियां हैं उनको आप दूर करने के लिए पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि क्या कमियां हैं, और फिर उन पर काम शुरू किया जाए। उनके लिए एक अच्छी रणनीति बनाई जाए कि वो जो हर्डल है आपके रास्ते में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो कैसे क्रॉस किया जाए। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो आप स्ट्रेंथ को अपनी और शार्पन करेंगे, उनको थोड़ा और ज्यादा मजबूत करेंगे, और जो वीकनेस है उनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे वो वीकनेस है वो आपके रास्ते का हर्डल ना बने। और इसलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। किसी भी उद्देश्य के लिए एक जनरल प्रक्रिया है कि अपनी लाइफ में भी जो वीकनेस है उनको हमें दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, और जो स्ट्रेंथ है उनको हम और ज्यादा स्ट्रेंथिंग करें। दैट इज द स्ट्रेटजी। तो फिर जो भी कोई आपने गोल बनाया हुआ है उसके लिए एक योजना बनानी होगी और एक रणनीति बनानी होगी, कैसे रणनीतिक रूप से हम विन कर सकते हैं। आज के इस युग में हर जगह कंपटीशन है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ कंपटीशन ना हो। कंपटीशन सिर्फ रिटन एग्जाम या फिजिकल स्टैंडर्ड्स का नहीं है, हर जगह। एंड इट इज सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, एंड देयर कुड बी मैनी सर्वाइवल्स। ऐसा होता है, एंड यू कुड बी वन ऑफ देम, और यू कुड बी ओनली वन ऑफ देम। तो इसलिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाकर उस पर काम करना होगा, और उसको जो रणनीति और प्लान अपना बनाया है उसको चेक करिए 2 बार। इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, कुछ हटाने की जरूरत है, कुछ चीज छूट गई है। और फिर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, अपनी स्ट्रेटजी को मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट करिए, और आप देखिए यू विल श्योरली विन। सो द ओवरऑल thing is you should be positive. You should convince yourself that you can do it. If you think that, oh, I may not be able to do it, then it will be very, very difficult to achieve the goal. So please convince yourself first, then only you will be able to convince the rest of world. So then हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो दूसरा पॉइंट है सिर्फ एक रिमाइंडर है। जो अभी हम लोगों की बात हुई उसी का रिमाइंडर है, और इसलिए इसकी हेडिंग भी दी हुई है, प्लीज डू रिमेंबर, ऑलवेज कीप योर सेल्फ पॉजिटिव।
कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर हावी नहीं होने देना। अरे ये सब गड़बड़ है, पूरी दुनिया में सब बेईमान है, सब ऐसे हैं, ये हो जाएगा, हो सकता है। और आज कल के ज़माने में ऐसा हो भी रहा है, बट आपको पॉजिटिव बने रहना है। सो अब आप देखें, और सपोज करिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, जूनियर मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में, या किसी भी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं, और एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां से आपका प्रमोशन होकर आपको आगे जाने की बहुत गुंजाइश है। और आपको ऐसा लगता होगा कि जो सीनियर लोग हैं, अरे इनको चाहता नहीं है, और कैसे वहां तक पहुंच गए। तो आप समझिए कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल दोज दे आर ऑन द टॉप, they have risen to the top because of their commitment, परफॉर्मेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन रिलेशंस है उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। आपने देखा होगा कि किसी ऑफिस में कुछ लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, ठीक से व्यवहार नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा काम, अच्छी बात हर एक को अच्छी लगती है, हर एक को इम्प्रेस करती है, और यही है जो अच्छी पर्सनैलिटी का लक्षण है। जो अच्छी पर्सनैलिटी के लोग हैं उन्हें सब कोई पसंद करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं हमारी पर्सनैलिटी में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको फाइन ट्यून किया जा सकता है, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो खराब चीजें हमारी पर्सनैलिटी में हैं उनको दूर कर सकते हैं, और वही हमें करना है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन आपके लिए होना चाहिए कि जो पर्सन टॉप पे पहुंचा है वो भी आपकी रैंक एंड फाइल से निकल के गया हुआ है, और उसने ये सारी चीजें झंझावतों को पार किया है। जैसे उसने किया है आप भी कर लेंगे, इट्स नॉट ए बिग टास्क। लेकिन उसके अंदर जितने भी टॉप बॉसेस हैं, मेरी एनालिसिस है, उनके सब के अंदर कमिटमेंट जरूर होगा अपने वर्क के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने जो नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर रखी होगी, गुड ह्यूमन रिलेशंस बना रखे होंगे अपने सबॉर्डिनेट से और अपने बॉसेस के साथ भी। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप देखने को मिलती होंगी कि बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे प्रमोशन पा जाते हैं, चाहे वो पीएसयू हो, बैंक हो, सरकारी संस्थान हो, ऐसा होता है। और इस तरीके से एवरेशन, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह संभव है और हर जगह होंगे, लेकिन उससे भयभीत होना नहीं है। हमें तो अपना काम करना है, हमें अपना शेयर पाना है, और उसके लिए पूरे दम से प्रयास करना। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। एंड दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि आजकल के बिना गॉड फादर के ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। सही होता है, लगता है ये कि ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ी हेल्प आपको मिल जाती है। लेकिन गॉड फादर हर आदमी कहाँ से लेके आता है? कि गॉड फादर कौन है, और हर आदमी गॉड फादर कैसे पा सकते हैं? सो आप जब ये इस अपनी सोच करेंगे कि जो ऊपर पहुंचे हुए हैं लोग, वो आपके रैंक एंड फाइल से पहुंचे हैं, उनका भी कमिटमेंट था, उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बनाए हैं, इन चीजों को तो आप फॉलो करें। और आप समझिए कि जो पर्सन टॉप पे है वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा ऐसे लोगों की खोज रहती है जो उसके जैसे हो, यानी जिनकी परफॉर्मेंस हो, कमिटमेंट हो, उससे अच्छे मिलेंगे तो और भी अच्छी बात है। और वो जिनकी अच्छी पर्सनालिटी हो, जो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने कुलीग से अच्छे रिलेशन भी बना के चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके टॉप पर है, और उसने देखा कि अरे, आपको आइडेंटिफाई किया कि भाई तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी इसकी है, अच्छा कमिटमेंट है काम के लिए, पंक्चुअल है, अच्छा ह्यूमन बिहेवियर करता है, अच्छे कुलीग से इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप, तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। सो देन यू विल बी इन हिज टीम। आप कह सकते हैं कि वो तो गॉड फादर आपको मिल गया। सो जो भी लोग हैं उसमें आप सभी शामिल हैं, एसिड्स हैं संस्था के। कौन है? पीपुल, पीपुल आर एसिड्स। और आपके ऊपर हैं वो भी संस्था के एसेट है, नीचे हैं वो भी संस्था के एसेट्स हैं, उनका वर्क अलग अलग है, रोल अलग अलग है। जिन पर आपका जोर है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक टीम के रूप में उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इंश्योर कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप उनको हैंडल कैसे करें। सो
अगर ये लक्षण आप में हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका जो बॉस है, जो भी कोई सीनियर पर्सन है, वो उसकी टीम में आप, सो देन ही विल योर गॉड फादर, एंड द सेम वे you need to be a godfather of someone else in your hierarchy. So that is how the system works. And coming on the third point, every person is very important himself. Suppose you are working in a office, any organization, and there are people under you. So everybody has his ego, everybody has his mindset, everybody has his caliber, and everybody is king. So it is normal practice, normal observation that particular person may not be very, very important. But actually, everyone is very important for himself. You also, me also. So, and that is the important thing. If you do not realize this now, so then this disturbs the equilibrium. हर आदमी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी नजरों में बहुत सम्माननीय है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? हम जज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ये चीज बताएंगे एक बार, वेरी बैड, काम नहीं करते हैं, और तो उससे क्या होगा? काम तो नहीं होगा, आपके ह्यूमन रिलेशंस खराब होंगे। तो आपको इस साइकोलॉजी को समझना है कि कैसे करें। तो इस समस्या से पार पाने का, इससे आगे जाने का एक ही मूल मंत्र है, किसी भी व्यक्ति को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। और ये इतना सही है कि संस्था के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी वर्किंग यूनिट के लिए कोई भी व्यक्ति एकदम से बेकार नहीं होता है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता है। सो इसलिए अगर एक आदमी, ऐसा हो सकता है कि कहीं एक जगह फिट नहीं हो रहा है, दूसरी जगह फिट हो जाएगा। एक जगह अच्छा काम नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसके अंदर कैलिबर है, वो दूसरा काम बहुत अच्छे ढंग से करेगा। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हिज स्किल्स, और उसका माइंडसेट भी क्या है, कैसे हम उससे काम ले सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट डिस्काउंट इट, किसी को भी कमतर मत समझिए, अन्यथा समस्याएं आती रहेंगी। और जैसा अभी हम लोग बात कर चुके हैं, एवरीवन इज अ किंग ऑफ हिज ओन वर्ल्ड। सो पोस्ट किसकी क्या है? वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, क्लास 3 एम्प्लॉई है, क्लर्कल स्टाफ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ भी है, और कितना भी बड़ा बॉस है, बड़ा अधिकारी है, ये माइंडसेट हर एक का है। और जब कभी ऊपर वाला, यानी उसके उसका बॉस, हर एक की एक चैन है, अगर उसको इस ढंग से ट्रीट करता है तो वो हर्ट फील करता है। इसलिए आप इस पूरी हायरार्किकल चेन में जहाँ कहीं भी हैं, तो आप ये समझ लें, किसी को भी हर्ट ना करें, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये माइंडसेट हर एक में है, चाहे वो छोटी पोस्ट पर हो, चाहे बड़ी पोस्ट पर हो। सो अब सवाल ये है कि अगर आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो आपका काम कैसे हो? सो द वे टू विन द पीपल इज टू रिस्पेक्ट हिज फीलिंग। रिस्पेक्ट उसकी फीलिंग की कैसे करेंगे कि आप एक तो कन्फ्रंटेशन मत करिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसकी एक्सपर्टाइज हो सकती है, किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए उसकी ओपिनियन अलग हो सकती है, और आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। तो इस तरीके से, खासतौर से राजनीति, आजकल तो सभी ऑफिस में, हर जगह राजनीति बहुत हावी होती है, और राजनीतिक आधार पर बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। तो कम से कम जो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपकी मत भिन्नता है, योर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज उनको तो आप बाहर लाइए। हाँ, आपके जो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं, जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है डिस्कस करने के अलावा, तो उनको तो आप डिस्कस करेंगे। इसलिए
आप उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए, और आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हासिल कर सकते हैं तो उनसे कुछ आपको हासिल होगा। और बहुत स्विफ्टली आप उनको बता भी सकते हैं कि क्या आपकी संस्था के लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं हो सकता है। और ये बताते हुए भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा है। एंड देन उसके अ, जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी, उनको अप्रिशिएट करिए। और इस तरह से वो पर्सन आपके नजदीक आएगा, और फिर आप उसका कॉन्फिडेंस विन करेंगे, उसका हार्ट विन करेंगे, और फिर आप उससे किसी भी काम के लिए कहेंगे, उसके ऊपर एक प्रेशर होगा, मोरल प्रेशर होगा कि अरे भाई इतने अच्छे बॉस हैं हमारे, इतने अच्छे कुलीग हैं हमारे जिन्होंने हमसे काम के लिए कहा हुआ है, तो वो जी जान लगा देगा किसी भी काम करने के लिए। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप इस ढंग से अपने सबॉर्डिनेट को और आपके अपने कुलीग को अपने काम पर, अपने उद्देश्य में वापस ला सकते हैं, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। एंड वन क्वेश्चन प्लीज, हेडिंग दी हुई है, प्लीज नेवर अलाउ दिस टू हैपन। क्या फियर डज नॉट वर्क, ये एक फैक्ट है कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऑफिस में, बहुत से सरकारी प्राइवेट जहाँ कहीं भी हो, तो कई बार ऐसे बॉसेस आते हैं जो बिल्कुल डर डर का माहौल हो जाता है। ये इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत में ही डर का माहौल है। वो तो एक नैरेटिव है। लेकिन कई ऑफिस में आपने देखा होगा लोग कहते हैं बहुत सख्त बॉस आ गए हैं, और ये हो गया है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं और लोग डरते हैं। शुरू शुरू में जब कोई ऐसे किसी भी संस्था में, किसी भी ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल पर कोई ऐसे अधिकारी आते हैं, तो उनके बारे में ओपिनियन ऐसी बनती है। और किसी भी व्यक्ति का, इससे पहले व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता, उसका बायोडाटा पहले ट्रेवल करता है, लोगों को मालूम हो जाता है, और लोग बड़ा सशंकित से हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सलाह है कि ये जो फियर है, जो फियर का माहौल है, वो कभी काम नहीं करता। और कई ऑफिस में होता है कि लोग कहते हैं कि अक्सर अपने से सीनियर बॉसेस का बहाना बनाते हैं, ये नाराज हो रहे हैं, जीएम नाराज हो रहे हैं, आरएम नाराज हुए, फिर डीजीएम नाराज हुए, जीएम नाराज हुए, फिर लाइन से सारे लोग नाराज होकर चले जाते हैं, ये उनका प्रेशर है, उनका प्रेशर है। इससे काम नहीं होता है। आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी, व्हाई दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टू विद इन दैट टाइम। तो अगर ये रीजन कन्विंसिंग है, लोग कन्विंस होंगे, तो काम तो हो जाएगा आपका। लेकिन हर बार आप, अगर कोई पेरियोडिक काम होना है और हर बार यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बॉस नाराज हो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के यहाँ भेजना है और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ रिप्लाई, पार्लियामेंट का सवाल है, इसका आंसर जाना है, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आपको सिर्फ कितने समय में उस काम को किया जाना है, इसकी इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करनी है लोगों को। और वैसे भी डर बना के काम कराना इज द क्रूडेस्ट एंड द वर्स्ट मेथड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वाई? इसलिए क्योंकि जब आप डर का माहौल बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी है वो डरता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर वो ये सोचता है कि जहां तक उसकी पोजीशन खराब ना हो, उसे किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, वहां तक वो काम करेगा। उसके बाद ज्यादा क्यों करे? अगर किसी पर्टिकुलर सीमा तक काम करने से वो डांट डपट से बच जाता है, कहा सुनी से बच जाता है, तो उसके आगे वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाराजगी का, जो डर का जो माहौल बनाया है, वही बेंचमार्क है। जहां तक डर काम करता है वहां तक वो आदमी काम करेगा, इसके आगे काम नहीं करेगा। और इसलिए डर के माहौल की बजाय लोगों की ओपिनियन समझिए। अगर कहीं काम अच्छा नहीं भी हो रहा है, तो ये समझने की कोशिश की जाए कि काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। और सभी कर्मचारियों को, ऑल एम्प्लॉइज शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली एंड फियरलेसली। तो तभी जो लूप होल्स होंगे, जो बैकड्रॉप्स होंगे, तभी सामने आएंगे। अन्यथा ऐसी चीजें जिनका जिनको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, वो शायद आपके सामने कभी नहीं आ पाएंगे। एंड जो डर होता है, वो नए आइडिया, इनोवेटिव आइडिया को
बिल्कुल जन्म से ही मार देता है। उस आदमी के दिमाग में अगर आइडिया आएगा भी तो वो कहेगा हमसे क्या रहा, मेरा काम तो हो गया, इससे आगे हमें नहीं करना है। सो to inculcate openness and creative ideas to happen in any organization, you need not to create a atmosphere of fear psychosis because it will not work for longer run. Maybe for a shorter run, you can be successful, but this uh, option, this formula will be utter failure in long. So, coming on the next point, increase happiness, increase productivity. So, happiness has positive impact. जब हम खुश होते हैं तो जो भी कोई काम कर रहे होते हैं उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, और जो हमारा पूरा ध्यान है, जो पूरी इंद्रियां हैं, वो उस काम पर फोकस होती हैं। इसलिए ये कर्मचारियों के साथ में है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे किसी बड़े ऑफिस में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर हों, चाहे टॉप बॉसेस हों। अगर हैप्पीनेस नहीं है आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में, तो आप पक्का समझिए कि प्रोडक्टिविटी लोगों में नहीं आएगी। सो हैप्पीनेस इज वन क्रिटेरिया, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो खुशहाली है, जो खुशनुमा वातावरण है आपके ऑफिस का, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपकी कार्य संस्कृति पर, आपके वर्क कल्चर पर। और इस वर्क कल्चर जब अच्छा होगा जहाँ का, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। इसलिए आपका जो वर्क प्लेस है उसमें हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए, जिसके लिए जरूरी है कि लोग खुश हों, कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए जिससे लोगों में कड़वाहट हो और खुशी ना हो, लोगों में तनाव हो। और जो लोग नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हर ऑफिस में ऐसे होते हैं नए नए आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास ये फ्रीडम नहीं होती कि वो आइडिया कैसे दिखाएं। तो एक तो ये फ्रीडम होनी चाहिए आइडिया लाने के लिए, कि जो आइडिया ला रहे हैं उनके पास फ्रीडम हो, तभी वो और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लेंगे, और उनमें कोई आइडिया अगर ऐसा क्लिक करेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसको बहुत इंप्रूव कर देगा। लोगों पे हो सकता है वर्कलोड कम हो जाए, लोगों का जो लेबर है वो कम हो जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपको तो यही चाहिए। सो जो न्यू इनिशिएटिव है जरूर नहीं हमेशा अच्छे रिजल्ट दें, लेकिन नॉर्मली न्यू इनिशिएटिव होते हैं वो अच्छे रिजल्ट इसलिए देते हैं क्योंकि जो पुरानी पद्धतियां हैं काम करने की, जो पुरानी स्ट्रेटजी काम करने की है, उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो मुश्किलें लोगों को आती हैं, उनका सोल्यूशन जरूर छिपा होता है उनमें। इम्प्रूव करके ही लोग इस तरह से नए आइडिया देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब आप नए इनिशिएटिव को अलाउ करेंगे और पूरा एटमॉस्फेयर हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, सो जो आपको क्या मिलेगा, आप तो कह सकते हैं कि अरे भाई हम तो साल भर के लिए यहाँ पे आए हैं, 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाएंगे, हम तो कौन सा साम्राज्य खड़ा करना है। लेकिन हाँ, आपको मिलेगा, आपका साम्राज्य है। आपका साम्राज्य तो यही है जो ह्यूमन कैपिटल है, ये आपके पास रहेगी, लोग आपको याद करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने के बाद ऑफिस में लोग याद करते हैं, लोग रो पड़ते हैं उनके ट्रांसफर होने पर। सो यू विल अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम योर जूनियर्स, दैट रिस्पेक्ट विल बी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है जो आपने अपने इनिशिएटिव से किया। इसमें कोई गवर्नमेंट का गजट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन, सर्विस बुक की जरूरत नहीं। छोटी मोटी चीजें हैं जो आप अपने आप ही इनिशिएटिव कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, किसी भी बॉस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, किसी भी टॉप बॉसेस से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, और ऐसा अच्छा एटमोसफियर बनेगा, सो लॉयलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी। ये सारे लोग जो होंगे वो ऑफिस के लिए लॉयलिटी भी बढ़ेगी, लॉयल रहेंगे। और एक और चीज है जो ऑफिस की कार्य संस्कृति पर आजकल प्राइवेट सेक्टर में उन चीज़ों को आजमाया गया है, और वो धीरे धीरे पीएसयूज में आ रही हैं, गवर्नमेंट में भी वही आ रही हैं। और जहाँ नहीं आ पाई हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि भाई फलानी जगह बहुत इंसेंटिव मिल रहे हैं,
और ऐसा हो रहा है अक्सर आजकल। जितनी प्राइवेट कंपनी, खासतौर से आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इवन बैंक्स में कुछ ना कुछ इंसेंटिव शुरू हो गए, और ये सब अंधी दौड़ है। इनसे कितना फायदा होता है इस पर जब कभी स्टडी की जाएगी तो ये जरूर पता चलेगा कि जिस मात्रा में इंसेंटिव का उपयोग किया जा रहा है, उसकी प्रोपोर्शनेट, उसके समानुपात में इसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये दिया है, इंसेंटिव इज नॉट द एवरीथिंग। किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से उसके अंदर की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए, उसको दिल और दिमाग से काम में इन्वॉल्व करने के लिए इंसेंटिव ही सब कुछ नहीं है। हर व्यक्ति पैसे के लिए नहीं भागता है, और हर व्यक्ति के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग हैं, आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं अरे मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, या फलाने के लिए तो पैसा ही सब कुछ है। ये इस तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़ी संख्या में मानने वाले होंगे जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो फिर वहां पे ये चीज फेल हो जाएगी। सो इंसेंटिव हर जगह काम नहीं करता है। कुछ तो काम करता है, लोग खुश होते हैं टेम्परेरली, लेकिन हमेशा अच्छा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, और ये नहीं करता है। सो इसकी करने से लॉन्ग रन में कई समस्याएं पैदा होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसके साथ में कई समस्याएं आ जाती हैं। क्या समस्याएं आएंगी? आप सारे एम्प्लॉय को तो दे नहीं सकते इंसेंटिव। इंसेंटिव के लिए कोई ना कोई फार्मूला बनाएंगे, जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा, जिसने इतना अच्छा बिजनेस किया होगा, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये कैसे डिसाइड हो? क्वालिटी बिजनेस, सब स्टैंडर्ड बिजनेस, वॉल्यूम बिजनेस का, और बहुत सारी चीजें होंगी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एम्प्लॉयज की। तो इस तरीके से डिस्प्यूट हो जाएगा एम्प्लॉयज में। जिसको मिलेगा उसके लिए तमाम क्वेश्चन लोग करेंगे। बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो डाटा की रेस है, जो डाटा हंग्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रेस में वो अच्छे काम करने वाले लोग पिछड़ जाएंगे, और ऐसे उनको कभी भी इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। तो फिर आपको इंसेंटिव बांटने से क्या फायदा है? कि एक तरफ से थोड़ा सा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको लार्जर वे में नुकसान हो रहा है, और लॉन्गर रन में संस्था को भी नुकसान हो रहा है। सो बहुत सारे इसकी समस्याएं आएंगी। और इसके अलावा ये इंसेंटिव शो करता है कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और लीडरशिप हर चीज को पैसे से तौलना चाहता है, कि पैसा देंगे, पैसा फेंको, काम कराइए। अक्सर लोग बातों बातों में ये चीज बता देते हैं। सो ये अंडरलाइन करता है कि लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। अगर कुछ लोग देखा देखी कर देते हैं कि फलानी संस्था में हो रहा तो हम भी कर दें, ये भी उचित नहीं है। और इंसेंटिव अच्छी लीडरशिप रोल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले या वर्कफोर्स हैं, उनके लिए जो एक सुपरविजन का सिस्टम है, और उनसे जो काम के लिए फॉलो किया जाना है, उनके काम की जो मॉनिटरिंग की जानी है, जो क्वालिटी टेस्टिंग की जानी है, उसकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये इंसेंटिव, फाइनेंशियल और काइंड, कैश, वट, दिस कैन नॉट वर्क। सो we need to be very, very clear that incentive is not the solution for all the problems. Now, ये सभी के लिए है। यू कैन मेक ए डिफरेंस। आप कल्पना करिए कि आप किसी ऑफिस में बॉस हैं, या एक ऑफिस में एक से अधिक बॉस हो सकते हैं। आपके साथ में कोई टीम है, और वो टीम अपने बॉस को देखेगी कि भाई बॉस कैसे हैं। अ, बहुत बॉस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आपस में डिस्कस होती हैं। बॉस ऑलवेज राइट, लोग मान के चलते हैं कि बॉस किसी की बात सुनेंगे। सो क्या होता है कि बॉस या जो आपके ऊपर का पर्सन है, ही इज ऑलवेज मॉनिटर्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स। हमेशा उनके फोकस में रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो पहुंचता है किसी ऑफिस में, तो आप समझिए कुछ दिन तक तो उसकी पूरी निगरानी होती रहती है उसके स्टाफ से। सो वेरी क्लोजली। और जो क्वालिटी है बॉस की, जो अच्छे गुण हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, रिमार्केबल चीजें हैं, मैटर करती हैं। उनमें क्या हो सकता है कि बॉस कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है,
कैसे कपड़े पहनते हैं, लोगों से कैसे संवाद करते हैं, लोगों की सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैटर करता है आपका। और जो भी अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, वो सभी को इम्प्रेस करेंगी। खराब चीजें हैं उनसे आदमी हर्ट फील करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बॉस की पंक्चुअलिटी। कई सरकारी विभागों में होता है कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, बॉस है, वो बहुत लेट आते हैं। और उनको ऐसा लगता है मतलब ही नहीं अपने ऑफिस से कौन कब आता है। सही अर्थों में उनको पता भी नहीं होता कि कौन कब आ रहा है। सो ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप पंक्चुअल नहीं हैं तो आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो समय से ऑफिस में आएंगे। आप अगर जल्दी ऑफिस से चले जाते हैं तो फिर आप दूसरों को कैसे रोक सकते हैं। तो एक अच्छा वर्क कल्चर बनाने के लिए जो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन है बहुत जरूरी है ऑफिस के लिए। और इन सब कामों में एज ए सीनियर, एज ए बॉस, आपको अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। और फिर कोई अंगुली नहीं उठा पाएगा। अदरवाइज कल गुस्सा भी है, अरे बॉस भी तो जल्दी चले जाते हैं, बॉस जल्दी चले जाते हैं, देर से आते हैं, और क्या है अपना काम करने के लिए बॉस भी चले गए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो इस पे हमें देखना होगा। और अगर कहा जाए कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, बिना पढ़ाए हुए, बिना सिखाए हुए भी आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ये बड़ी बात है। और कितनी अच्छी ट्रेनिंग है जो आप एग्जिबिट कर रहे हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और स्टाफ उसको ऑटोमेटिकली स्वीकार कर रहा है, उसको लर्न कर रहा है। सो देन और भी जो गुण अच्छे होने चाहिए एज ए बॉस, वी हैव लाइक ए गार्जियन। जैसे घर में होता है, कोई गार्जियन है आपका, तो हमेशा आपके वेलफेयर के लिए सोचता है। और जो जिसके गार्जियन होते हैं वो समझता है कि भाई मेरा टेक केयर करे, मेरा गलत नहीं कर सकता है। जब आपके स्टाफ को, आपके अंडर में काम करने वाले लोगों को, आप सबॉर्डिनेट्स को ये विश्वास हो जाएगा कि भाई बॉस इज माई गार्जियन, तो कोई समस्या ही नहीं। ना तो काम की समस्या, कब काम है, ज्यादा है, कैसे है, क्या होना है, ये सब बड़े आराम से होता रहेगा। सो करना क्या आपको है, टेक गुड केयर ऑफ योर स्टाफ। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उनकी देखभाल में पूरा अपना समय लगा देना है। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, और आपकी जो कार्य संस्कृति है उससे लोगों को पता चल जाता है कि आप एज ए गार्जियन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक से हर एक के लिए कुछ ना कुछ आपको गार्जियन के रूप में करके रहना भी जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप उनके लिए जागरूक हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो आप कभी देखने जा सकते हैं। और अगर कोई छोटी छोटी बीमारी के बाद वापस आया है तो आप उसको बुला के ही सही, या उसकी सीट पर जाकर उसका हालचाल ले सकते हैं। और उसको क्या चाहिए, स्टाफ को, स्टाफ की फैमिली को, उसकी हेल्थ, और सबसे बड़ी चीज है उसका कैरियर, उसका प्रमोशन, उसका ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग, ये सुविधाजनक हो। सो इन चीजों में अगर आप रुचि लेंगे, उनका जो सहयोग हो सकता है करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो गार्जियन के रूप में आप आ जाएंगे। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जो आपके साथ जो भी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके साथ, प्राइवेट सरकारी जो भी कुछ हो, बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, उनके आय के बहुत सारे साधन होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनको, उनसे दूर अगर आप देखें, हर व्यक्ति के अंदर एक आकांक्षा होती है कि वे अपने बच्चों को वह सब कुछ दे जो उसको नहीं मिला है। अच्छे से अच्छे अवसर, अच्छी से अच्छी पढ़ाई, सब कुछ देना चाहते हैं, कपड़े लत्ते, वातावरण, और उनको अपने से ऊंची पोस्ट पर देखना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। और इसके लिए उसे क्या चाहिए, इसके लिए जो पैसा और उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे उसका करियर इंप्रूव करेगा, सैलरी बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो आपको उसकी कैरियर बिल्डिंग में, कैरियर एक्सपेंशन में, कैरियर प्लान में हेल्प करते रहना है। और इसमें आपका कुछ लगता नहीं, आपका मार्गदर्शन हो सकता है कभी, अच्छी रिपोर्टिंग और गाइडेंस, अगर रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, कैसे क्या करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करेंगी। और जब कभी किसी कर्मचारी पर कोई दिक्कत आती है, सो गिव हिम ए हीलिंग टच। और ये सब ऐसी इंप्रेशन छोड़ेंगे कि आप जब उस ऑफिस में नहीं भी होंगे तो लोग आपको याद करें। और
और try to become wiser from wise. You are wise, no doubt about it. So everybody needs to improve himself. So from wise to wiser जर्नी कैसे करेंगे, उसके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हर आदमी गलती करता है, कर सकता है। कोई भी अ, गलती प्रूफ नहीं होता है, मिस्टेक प्रूफ नहीं होता है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना है जिसमें गलती हो जाने की संभावना ना हो। तो इसलिए गलती एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कम और ज्यादा होना हम देख सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। गलती कम से कम हो, लेकिन गलतियां होंगी। सो जो गलती आपसे हो रही है, संस्थागत गलती हो रही है, ग्रुप से गलती हो रही है, आपकी टीम से गलती हो रही है, उन गलतियों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उनको एनालाइज करें कि क्या रीजन था इस गलती का, और आगे से ये गलती ना हो। उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस भी करें कि इस गलती से क्या हुआ है। और जब इस तरह से आप उसकी एनालिसिस करेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस, और क्या कारण थे जिसकी वजह से गलती हुई, और सब लोग जिनको ये मालूम पड़ेगा कि ऐसे गलती हो गई, तो एक ऐसा वातावरण बनेगा, सभी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई गलती रोकने के लिए। तो ये आप करें, और इसके बाद ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो, इनके लिए कदम उठाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए, और गलती क्यों हुई उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस सबको सर्कुलेट की जाए, सारे लोगों को। चाहे आप छोटी छोटी मीटिंग में कर सकते हैं, वर्कशॉप में कर सकते हैं, सर्कुलर लेटर के रूप में कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें, दैट डिपेंड्स अपॉन कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ योर ऑफिस। लेकिन जब आप मिस्टेक से एनालिसिस और ये करें, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मिस्टेक चाहे आप करें या आपके अंडर में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय, आपको मिस्टेक के पीछे पड़ना है, मिस्टेक करने वाले एम्प्लॉय के पीछे नहीं पड़ना है। ये भ्रांतियां बहुत लोगों में होती हैं कि जिसने मिस्टेक की उसके पीछे पड़ गए, जिसने गलती की, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, फिर उसको चार्जशीट कर देंगे, और फिर ये कर देंगे। अगर किसी का अल्टीरियर मोटिव नहीं है, डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है करने की, तो मुझे लगता है कि ये एक एनालिसिस का विषय होना चाहिए, ताकि गलतियां ना हो। और इससे क्या होगा कि आपकी अपनी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और एम्प्लॉयज की जो अपनी स्किल सेट है उसमें इम्प्रूव होगा, और वो गलतियां ना करें, ऐसा वातावरण बनेगा। और इससे क्या होगा इन सबसे कि आपकी संस्था की बॉटम लाइन इम्प्रूव करेगी, और एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इम्प्रूव होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑफ दिस एपिसोड, फॉलो द मिस्टेक नॉट द इंडिविजुअल। जो मिस्टेक्स की बात हम लोग कर रहे थे, इसमें कैटेगोरिकली मैंने उचित समझा कि इसको अलग से किया जाए, कि आप मिस्टेक्स को बहुत ध्यान से देखें, रिपीट ना हो, इसके बारे में इंश्योर करें। आफ्टर ऑल मिस्टेक इज मिस्टेक, और जो मिस्टेक एक बार हो गई उसको अंडर नहीं किया जा सकता। उससे चाहे जितना नुकसान हुआ हो, आप हो सकता है फाइनेंशियल नुकसान अगर है उसकी, कानूनी कार्रवाई और उससे रिकवरी करते हैं, लेकिन जो मिस्टेक है, जिस कारण मिस्टेक हुई और जैसे हुई, उसको अंडर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एडिट दैट मिस्टेक, नहीं भाई ऐसी नहीं होती मिस्टेक, थोड़ा कम हो जाती, ऐसे हो जाती, ऐसा नहीं हो सकता। सो मिस्टेक इज मिस्टेक। नाउ वट एवर इज हैपेंड इज हैपेंड। सो जो इसका अच्छा सोल्यूशन यही है कि हम फोकस करें रीजन्स पे, और इस चीज पर कि इसका रिकरेंस ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। लोगों में अगर स्किल सेट की कमी है तो स्किल सेट किया जाए। सिक्स सिग्मा टाइप की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी सर्कल बना सकते हैं, जो भी बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव चीजें हैं, और जो एडिशनल चीजें हैं जिसमें आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं। लेकिन किसी इंडिविजुअल के पीछे, किसी कर्मचारी के पीछे ना पड़े, नहीं गलती हुई तो इसको तो एक्सप्लेनेशन, चार्जशीट। और इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अवेयरनेस सेशन करें, लोगों का स्किल सेट इंप्रूव होगा, आगे से गलतियां नहीं होंगी, और दिस विल improve वर्किंग ऑफ योर ऑफिस एंड improve द बॉटम लाइन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 1। अगले एपिसोड 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।